कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट जो मॉडर्न इंडिया का लेक्चर चल रहा था उसमें हम गांधी को पढ़ रहे थे। अब जब गांधी को पढ़े तो ये शायद गांधी के युग का हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इस युग में हमने यहाँ तक के आ गए थे कि 1935 का अधिनियम, 1935 के अधिनियम तक के हम आ चुके थे। अब 1935 के अधिनियम के आगे हमें पढ़ना। 1935 का अधिनियम भारत शासन अधिनियम के नाम से आना और इसके कई मायने में महत्व है। कई मायने में महत्व का मतलब यह है, इस अधिनियम के तहत खास बात यह थी कि इसके द्वारा संघ के निर्माण की बात की गई। किसके निर्माण की बात की गई? संघ के। भारत एक होगा। भारत में जो रियासतें हैं और भारत में जो ब्रिटिश भारत है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? एक संघ बनेगा। ये बात बोली गई। दूसरी बात बोली गई, जो पहले राज्यों में द्वैध शासन था 1919 के अधिनियम के तहत, उसके तहत उसको हटा दिया गया इस 35 अधिनियम के तहत, और राज्य में उत्तरदायी सरकार या लोक कल्याणकारी सरकार या लोकप्रिय सरकार की गठन की बात की गई। किसके गठन की बात की गई? उत्तरदायी सरकार, लोक कल्याणकारी सरकार या फिर लोकप्रिय सरकार के गठन की बात की, जो भारत की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से चलेंगी। आया समझ में? ये बात बोली गई। और साथ में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की भी बात बोली, और संघीय न्यायालय की स्थापना के साथ में राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। और इसी के बाद मुद्रा प्रबंधन के लिए आरबीआई की स्थापना की बात बोली गई, और साथ में बर्मा को भारत से अलग किया गया। ये हाईलाइटेड पॉइंट है जो भारत परिषद अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में थे, जिसमें हमें इस बात को बहुत अधिक ध्यान से पढ़ना है। इस बात में कहा गया था कि राज्य में द्वैध शासन नहीं रहेगा और राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होगी और केंद्र में द्वैध शासन रहेगा। ये बात बोली गई, अर्थात उल्टा कर दिया, 1919 अधिनियम का उल्टा कर दिया। ठीक। और इस अधिनियम के तहत 1937 में हुए चुनाव। 1937 में जब चुनाव हुए तो मैं आपको थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता दूं कि पूना समझौता हुआ 1932 में, और 1932 में पूना समझौता के बाद में गांधी जी ने सक्रिय राजनीति में भाग लेने से मना कर दिया, और जब सक्रिय राजनीति में उन्होंने भाग नहीं लिया तो उनका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति और जाति के कल्याण के लिए हो गया, और हरिजन सभा की उनके द्वारा स्थापना कर चुके थे वो, और उसी के माध्यम से क्रियात्मक रचनात्मक कार्यों में वो लग गए। और आपको मैं लास्ट लेक्चर में ये भी बता चुका था कि भैया दो प्रमुख लोगों का उदय हो चुका था, जिसमें से एक थे जवाहरलाल नेहरू और एक थे सुभाष चंद्र बोस। और ये सुभाष चंद्र बोस की लगातार लोकप्रियता अपने चरम पर आ रही थी। चुनाव हुए, 1937 के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस ने भाग लिया और अन्य सभी पार्टियों ने भी पार्टिसिपेशन किया। सभी पार्टियों ने पार्टिसिपेशन किया और सब पार्टियां चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही थी मुसलमानों के, उस संबंध में जिन्ना यह तर्क लगाकर बैठा था कि भैया जितने भी मुस्लिम लोग होंगे वे सभी लोग मुस्लिम लीग को ही अपना एक प्रमुख नेता चुनेंगे, और मुस्लिम लीग ही एक प्रमुख पार्टी होगी। 1935 के अधिनियम के तहत जब 1937 में चुनाव हुए, ये समीकरण बदल गए। मुस्लिम लीग को कई सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हार का सामना करना पड़ा। जब हार का सामना करना पड़ा तो जो जिन्ना पहले मुसलमानों को अलग करने की बात कर रहा था कि उनको थोड़ा सा, उनको शासन में महत्वपूर्ण भूमिका दो,
उनको 50% सीटें दी जाए केंद्रीय असेंबली में, जो 14 सूत्री मांगे थी, और शासन में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अब उसकी ये सब मांगे हट गई। अब उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कहा गया कि भैया अब हमें अलग राष्ट्र ही बनाना है। द्वैध राष्ट्र की मांग अब आने लगी। ये भारत में घटने लगे। 1937 के चुनाव हुए। 1937 के चुनाव के बाद में हमें दिखाई दिया 1938 में हमें कांग्रेस का फिर से एक अधिवेशन दिखाई दिया। ये अधिवेशन पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में हुआ और इस अधिवेशन में निर्विरोध चुनकर आए सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस जब निर्विरोध चुनकर आए तो उन्होंने वर्तमान में जो करना है उसके बारे में तो बात कही कही, साथ में भारत की आजादी के भारत में भारत का रोड मैप क्या होगा, डेवलपमेंट का रोड मैप क्या होगा, इसके विषय में उन्होंने कमेटी में बैठाने की कोशिश की। और समाजवाद का प्रभाव सुभाष चंद्र बोस पे ज्यादा था। सुभाष चंद्र बोस को एक अस्थिर मानसिकता वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। इसलिए नहीं कि मतलब उसका मतलब पागल नहीं, लगातार विचारधारा से वो हमेशा बदलते रहे अपने आप को, कभी गांधी जी के तरफ, कभी हिंदू पुराण के तरफ, कभी समाजवाद के तरफ। तो भैया लगातार वो बदलते रहे और उनके द्वारा जब ये काम किया गया तो इसी समय समाजवाद की तरफ उनका झुकाव जब ज्यादा हुआ और जवाहरलाल नेहरू भी एक समाजवादी व्यक्तित्व के रूप में उभर रहे थे और उनका लगातार दर्शन समाजवाद की तरफ 1929 के बाद में ज्यादा होने लगा। क्योंकि 1929 में जब द ग्रेट डिप्रेशन आया, विश्व मंदी आई, तो पूरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे। जब प्रश्न चिन्ह उठने लगे तो उसके बाद में समाजवाद, तभी भी समाजवादी देश रूस तभी भी लगातार अच्छी ग्रोथ रेट लेकर विकास कर रहा था और लगातार पिछड़े दलित जितने भी लोग थे, वंचित, उन सबका डेवलपमेंट रूस में हो रहा था। तो जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा भी उस तरफ ही थी, पर गांधी जी की विचारधारा नहीं थी। गांधी जी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के हिमायती थे और नीचे से ऊपर की ओर शासन करने के पक्षधर थे। और यही बात कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू गांधी को अलग करती है, सुभाष चंद्र बोस और गांधी को अलग करती है। 1938 का कांग्रेस का चुनाव हुआ, निर्विरोध चुनकर आए, उनके द्वारा कार्य किया गया, लोकप्रियता चरम पर थी। और इसी बाद में हमें दिखाई दिया 1939 का फिर से चुनाव। 1939 का चुनाव हुआ जो जबलपुर के त्रिपुरा में हुआ। त्रिपुरा में वो अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में गांधी जी ने भी अपनी तरफ से एक व्यक्ति को खड़ा किया अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के लिए। और इधर से फिर से खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी ने जिस व्यक्ति को खड़ा किया था उनका नाम था पट्टभी सितार मैया। नाम याद रखिएगा, कांग्रेस के इतिहासकार भी कहलाए जाते हैं। और इधर से खड़े हुए सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस इसके बावजूद जीत गए। गांधी जी पहली बार इस परिस्थिति में थे कि कांग्रेस में उनका वर्चस्व कम भी हुआ। गांधी जी दुखी हुए और इसे जीतने के बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अपनी कार्यकारिणी में, मतलब कार्य करने के लिए किन किन लोगों को शामिल किया जाए, इसके विषय में सुझाव लेने के लिए पहुंचे गांधी के पास। और गांधी ने वो सुझाव देने से मना किया और जब मना किया तो सुभाष चंद्र बोस कहीं ना कहीं दुखी हुए और उनके द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया। और त्यागपत्र दिए जाने के बाद में नए कांग्रेस के अध्यक्ष बने जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस दुखी हुए और उनके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और जब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तो उसके बाद में उनको पार्टी से 3 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया। और इसी दौरान हो गया 1939 का विश्व युद्ध की शुरुआत। और विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद में निवारक निरोध कानून वहां पर लागू था और निवारक निरोध कानून के तहत सुभाष चंद्र बोस को घर में ही कैद कर रख लिया। और जब कैद करके रख लिया गया तो सुभाष चंद्र बोस पठान की वेशभूषा में भारत बाहर निकले। और बाहर निकलने के बाद में अफगानिस्तान से होते जर्मनी,
वो पहले जाने वाले थे रूस, परंतु रूस जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से अर्थात मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हो गया तो अपने मार्ग को परिवर्तित किया, जर्मनी पहुंचे और जर्मनी पहुंचने के बाद में जर्मनी से पहुंचे जापान और जापान में सैनिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश की और वहां पर जो हिंद फौज थी उसका नेतृत्व किया। और फिर बाद में जब सिंगापुर से वो वापस आ रहे थे तो उसके बाद की घटना हमें डॉक्यूमेंट में दिखाई नहीं देती। यह है सुभाष चंद्र बोस का थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़े से परिचय। पर 1939 का जो अधिवेशन हुआ तो 1939 के अधिवेशन के बाद में एक बात तो समझ में आ गई थी कि भैया भारत जल्दी जल्दी आजाद हो जाने के फिराक में, पर विश्व पटल पर भी लगातार घटना बदलते जा रही थी। विश्व पटल पर क्या घटना बदलती जा रही थी तो आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर लेकर चलूं तो 1914 से लेकर जो 1918 तक के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जब 1919 में जब वार्सा और कई सारी संधियां हुई जिसमें वार्सा संधि जर्मनी के साथ की गई, वो जर्मनी के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी कहलाई, प्रतिशोधात्मक कहलाई, विश्वासघाती कहलाई। तो इस संधि के कारण जर्मन लगातार अस्थिर बना रहा और उस अस्थिर के कारण 1933 के करीब करीब हिटलर वहां का चांसलर बना, प्रधानमंत्री बना। ऐसा ही कुछ हमें इस संधि के बाद में 1919 के बाद हमें इटली में भी लगातार अस्थिरता दिखाई दी और इस अस्थिरता का फायदा उठाकर मुसोलिनी वहां का प्रमुख बन गए। और मुसोलिनी और हिटलर जब अधिनायक तंत्र मतलब तानाशाही पूर्वक शासन करने लगे तो ब्रिटेन और फ्रांस के लिए कहीं ना कहीं अस्थिरता का वातावरण बनने लगा और वर्ल्ड वॉर की संभावना बनने लगी। पर जैसे ही 1939 में हिटलर के द्वारा पोलैंड के पोलिश गलियारे पर आक्रमण किया गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हुई शुरुआत। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई तो उसमें ब्रिटेन भी शामिल था, क्योंकि ब्रिटेन ने पहले से कह के रखा था पोलैंड को कि यदि हिटलर आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो हम आपकी रक्षा के लिए समर्थन में आएंगे। जब ये बात बोली गई तो स्वाभाविक रूप से आक्रमण के बाद में ब्रिटेन को समर्थन करना जरूरी था, साख के लिए और वाणिज्य के लिए, दोनों के लिए। जब ये सब बातें हुई तो भैया वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1939 में। तो इसी के बाद में लगातार रसद की आपूर्ति, लगातार सैनिकों की आपूर्ति जरूरी थी और इसलिए भारतीयों का समर्थन भी जरूरी था। इस समय में गांधी जी बहुत अधिक नैतिक बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे और गांधी जी को लगता था कि भैया यही समय है कि भैया हमें भारत को आजाद हो जाना चाहिए और उसके लिए पुरजोर कोशिश करना चाहिए। पर अंग्रेज भी ठहरे चक्र, उन्होंने इस समय में बांटो और राज करो नीति का भरपूर प्रयोग किया और अगस्त प्रस्ताव लाया। पहले कांग्रेस के पास गया, कांग्रेस ने जब समर्थन देने से मना किया तो मुस्लिम लीग के पास गए और मुस्लिम लीग का समर्थन करने के लिए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव लाया और उस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि भैया हम वायसराय की जो कार्यकारिणी रहेंगे उसमें भारतीयों को प्रवेश देंगे, उन्हें अधिकार देंगे और संविधान निर्माता समिति, संविधान सभा की स्थापना करेंगे और साथ में हम युद्ध के बाद में किसी ऐसे समूह को सत्ता नहीं सौंप कर जाएंगे जिसका एक बड़ा समूह विरोध कर रहा है। तो मतलब जाहिर हो गया कि मुस्लिम लीग को पक्ष में लेने के लिए अगस्त प्रस्ताव लाया। गांधी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा इसका कड़ा विरोध किया गया और मुस्लिम लीग के द्वारा इसका समर्थन किया गया। जब अगस्त प्रस्ताव 1940 में असफल रहा तो गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई और ये व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जब उनके द्वारा की गई सितंबर के समय में 1939 में, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद में ये लंबे समय तक ये चल नहीं पाया। अब जब चल नहीं पाया तो फिर गांधी के बाद में विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई
और दिल्ली चलो नारा दिया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि हम दिल्ली तक के पहुंचेंगे और वहां पर आंदोलन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैपिटल उस समय ब्रिटिश भारत की कौन सी थी? दिल्ली थी। इस समय में लगातार समीकरण बदलते जा रहे थे। समीकरण विश्व पटल पर भी बदलते जा रहा था, हिटलर का प्रभाव बढ़ते जा रहा था। दूसरा, जापान जैसा छोटा सा देश वो चाइना क्रॉस करते करते धीरे 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 वियतनाम होते हुए वो भारत की ओर आ रहा था। भारत के लिए ये डर हो रहा था कि भैया अगर ब्रिटिश हार जाता है तो हम ब्रिटिश के उपनिवेश छोड़कर अब जापान के उपनिवेश बढ़ जाएंगे। दूसरी बात ये हो रही थी कि लगातार विश्व युद्ध चलने आने के कारण खनिज संसाधनों की खाद्य आपूर्ति लगातार बाधित थी, जिसके कारण महंगाई बढ़ते जा रही थी, लोगों का जीना दुश्वार था और लोगों में असंतुष्टि थी। दूसरा, पहले जो आंदोलन चलाए थे वो भी असफल रहे, तो वो भी कहीं ना कहीं नेताओं में असंतुष्टि की एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए। ये सब समीकरण लगातार बने और जिसके बाद में एक और समीकरण बना, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया तो इस 42 के मिशन के बाद में इसके भी असफल हो जाने के बाद में और वॉशिंगटन घोषणा पत्र जिसमें कहा गया था कि हम इस युद्ध के बाद में उपनिवेश को धीरे 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 स्वतंत्र करेंगे, परंतु ये घोषणा भारत पर लागू नहीं होती है, तो भारत में असंतोष बढ़ने लगा। और जब ये असंतोष बढ़ने लगा और चरम सीमा पर आया तो गांधी जी को इसी समय में एक नया आंदोलन शुरू करने की बात सूझी और इसीलिए गांधी जी के द्वारा वर्धा में एक कमेटी बैठाई गई। वो कमेटी बैठी और कमेटी ने भारत छोड़ो आंदोलन को अप्रूवल दिया और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। इसी समय में इसके दूसरे दिन 9 अगस्त 1942 को गांधी के द्वारा बंबई के ग्वालियर टैंक बंद मैदान पर ओजस्वी भाषण दिया गया और उसी समय में उनके द्वारा नारा दिया गया, मैं आपको जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं, कुछ मांगना चाहता हूं, करो या मरो। और इस भाषण में उन्होंने 70 मिनट तक के बात की। इस भाषण के बारे में कांग्रेस इतिहासकार पटबी सितार मैया कहते हैं कि इस समय में गांधी जी मुझे किसी देवता से कम नजर नहीं आ रहे। और इसी के बाद में भारत छोड़ो आंदोलन लगातार बढ़ते रहा। प्रारंभिक दिनों में ही प्रथम पंक्ति के जितने भी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया और तरह तरह की जेलों में उनको भर दिया गया। इसी के बाद में द्वितीय पंक्ति के नेता है, जिसमें जब आपको जयपर प्रकाश नारायण, विनोबा भावे जैसे व्यक्ति दिखाई देंगे जो गांधी की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित थे, उनके द्वारा काम किया गया और धीरे 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 बड़ी क्रूरता के साथ में इस समय में आंदोलन को दबाने की कोशिश की। और आंदोलन को दबाने के दौरान हमें दिखाई दिया कि भारत के कई सारे क्षेत्रों में पैरेलल गवर्नमेंट भी चली, समानांतर सरकार भी चली, महाराष्ट्र में भी चली और उत्तर प्रदेश में भी। यह आंदोलन चल ही रहा था, धीरे धीरे जब कम हो गया, इसी दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समापन की भी घोषणा है। और इस समय के कई सारे जो उदारवादी नेता थे वो अब भारत के पक्ष में कुछ अलग विचारधारा लेकर आ रहे थे, क्योंकि जिन्ना लगातार द्वैध राष्ट्र की मांग को बोल बोलकर सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा दे रहा था। और जब सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा था और भारत की कंडीशन जब ज्यादा ही एडवर्स बनती जा रही थी, कठिन बनती जा रही थी, उसी समय में नए वायसराय को भेजा गया जिनका नाम था वेवेल, एक कूटनीतिक व्यक्ति जिनके द्वारा शिमला में बैठक की गई। और शिमला में बैठक किए जाने के बाद में हमें दिखाई दिया कि उनके द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उसे माना नहीं गया। उसी दौरान इंग्लैंड में सत्ता पलटी और सत्ता पलटने के बाद में वहां पर जब नई सरकार आई तो इस नई सरकार के द्वारा एक मिशन भेजा गया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। और इस कैबिनेट मिशन के द्वारा भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात की गई। और संविधान सभा के निर्माण की जब बात की गई तो जो नए प्रधानमंत्री एटली साहब थे उनके द्वारा फरवरी 1947 में घोषणा की कि हम भारत को आजाद करेंगे, भारत को आजाद करेंगे, हम भारत का विभाजन नहीं करेंगे। ये नहीं बोला,
भारत को आजाद कर दिया। जिन्ना इसके बाद में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए चरम बिंदु पर पहुंच गया, लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ाने लगा। जब वो लगातार सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश करने लगा, तो इसी दौरान कई सारे कांग्रेसी नेता, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र वल्लभ भाई पटेल शामिल थे, वे लगातार कोशिश करने लगे कि भारत कैसे भी एक रहे, क्योंकि गांधी भारत विभाजन के पक्षधर में थे ही नहीं। जिन्ना लगातार भारत विभाजन की बात कर रहा था, और जब ये समझ में आ गया कि भारत टूटने वाला है, तो उसको और ज्यादा तूल देने की कोशिश की गई। माउंटबेटन योजना, जो 3 जून को माउंटबेटन को नए रेवेल की जगह पर वायसराय बनाकर भेजा गया, जिसके द्वारा 2 पृथक डोमिनियन स्थापित करने की बात बोली गई। और इसी के बाद में स्वतंत्रता अधिनियम आया, और उस स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 2 डोमिनियन बने, एक पाकिस्तान बना और एक भारत बना। गांधी जी इसके पक्ष में पहले से नहीं थे, और जब पहले से नहीं थे तो गांधी जी ने इसका विरोध हमेशा करते रहे, और उन्होंने कहा था कि ये विभाजन मेरे शरीर से होकर जाएगा, मेरे मृत शरीर से होकर जाएगा, और यही हुआ। और 1948 में शाम की सभा में भाषण देते हुए व्यक्ति के द्वारा उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, और इसी के साथ में एक बड़े महापुरुष का हमारे देश से अलविदा हुआ। इसी के बाद 2 प्रमुख नेता ही बनकर रहे भारत में, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जा चुके थे, जवाहरलाल नेहरू, और एक वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की भी उम्र हो चुकी थी, वो जवाहरलाल नेहरू से 19 साल के करीब करीब बड़े थे, तो उनका भी समय नजदीक ही था। और यही कारण था कि संविधान सभा ने ये निर्धारित करा था कि वल्लभ भाई पटेल में बहुत अधिक पोटेंशियल है कि भैया वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और जो कमेटियां बैठी थी, उसमें से कई सारी कमेटियों ने रिकमेंडेड भी किया था कि वल्लभ भाई पटेल को बनाए, पर वल्लभ भाई पटेल का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, और भारत जब आजाद हुआ तो भारत को एक लंबे ऊर्जावान, जो लंबे समय तक के शासन करे, ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। और यही कारण था कि जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री। ये डिबेट का भी प्रश्न है कि भैया प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू गांधी के बहुत अधिक प्रिय थे, और गांधी का वर्चस्व ज्यादा था, इसलिए गांधी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। परंतु अगर हम थोड़ा सा अगर लॉजिकली सोचें, तो हमें ये भी पक्ष दिखाई देता है, तो ये पक्ष बना। और इसी के बाद में भारत ने संविधान सभा जब बैठी, तो उसने संविधान निर्माण किया, और 1949 में 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा ने अपना काम कंप्लीट किया, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। आगे की जो भी घटना होती है, वे सभी घटना हम इंटरनेशनल अफेयर के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमी के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इंटरनल सिक्योरिटी के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो भी घटना होती है और साथ में करंट अफेयर से लिंक करने की कोशिश करते हैं, ये हमारा हो जाता है इतिहास। बच्चों, आप लोग को आगे जो सब्जेक्ट पढ़ना हो, वो सब्जेक्ट के विषय में आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि मैं उस सब्जेक्ट को कल या परसों की क्लास से मैं उसको शुरू कर दूँ। साथ में आप ये भी बताइए, क्या हिस्ट्री के अन्य पोर्शनों को इसी के साथ रिवाइज करा जाए। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। क्या हम वर्ल्ड हिस्ट्री को शुरू करें, क्या हम एंशियंट या मिडावल को शुरू करें, क्या हम इकोनॉमी को शुरू करें, क्या हम पॉलिटी को शुरू करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, ताकि मैं आपकी बातों को जान के, आपकी मनस्थिति को जानकर मैं उस विषय पर शुरुआत कर सकूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।